हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 जो कि हुआ था 19 अप्रैल 2021 को, उसकी शिफ्ट नंबर 3rd। तो जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके हिंदी एज वेल एज आपके जो इंग्लिश है, दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे, क्योंकि अभी भी जो कमेंट है वो यही आ रहे हैं कि हिंदी में भी करवाओ। तो मैं उनको बता दूं कि क्वेश्चन आपके हिंदी में भी अवेलेबल है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हिंदी में, ये आपका इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा और फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आपको आपको डीआई दे रखा है भाई। लाइन ग्राफ है वो प्रोडक्शन ऑफ टन एंड सेल्स ऑफ ए कंपनी। भाई जो आपका रेड कलर का वो प्रोडक्शन बता रहा है और जो आपका ब्लैक कलर का वो सेल है। अब आपको बताना है डिफरेंस। प्रोडक्शन 15 एंड 17 एक साथ, एंड सेल्स आपका 18 और 19 में। तो हिंदी में बता दूं मैं एक बार। भाई दिया गया रेखा आलेख किसी कंपनी का उत्पादन टन में और बिक्री टन में दर्शाता है। एक साथ 2015 और 2017 में उत्पादन और एक साथ 2018 और 2019 में बिक्री में अंतर टन में ज्ञात करो। यानी उत्पादन आपका ऊपर वाला हो गया और बिक्री नीचे। देखो, यानी 15 और 17। यदि मैं बात करूं 15 में, देखो 600 ये है और 750 ये है, यानी टोटल हो गए 1350। अब जो सेल है वो 18 और 19 में। देखो, अब 18 में 400 ये है, 516 ये है, यानी टोटल होगी 916। तो इनका डिफरेंस ले लो। अब ये आपका 4 आ गया और आपका ये 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, यानी 434। ये आपका आंसर है 434। नेक्स्ट है, देखो आपको बताना है कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपका सेम ही रहेगा। भाई इस इक्वेशन को सोल्व करना है आपको। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी हिंदी वाले में भी यही है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। थीटा आपका एक्यूट एंगल है, यानी जो थीटा आपका वो 90 डिग्री से कम है। अब यहाँ पे देखो, भाई ये जीरो के बराबर है। जब ये जीरो के बराबर कब होगा? जब ये दो टर्म आपकी √3 के बराबर हो जाए, तब √3 माइनस √3 जीरो है। अब मुझे बताओ, आपको थीटा की वैल्यू रखनी है, तो 45 वगैरह को भूल जाओ। अब बात आ गई 60 और 30 की, तो कौन सी में वैल्यू रखो जो मेरी सेटिस्फाई करे। देखो, कोस आपका 60 होता है 1/2। यदि मैंने यहां 1/2 रख दिया तो कैसे भी इन दो का सम आपका √3 नहीं आ सकता। तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया 30। देखो, जब आप 30 रखोगे तो 2√3 इंटू साइन 30 आपका होता है 1/2। तो इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। प्लस आपका कोस 30 होता है √3/2 माइनस √3। देखो, इससे ये दो गया, √3/2 √3/2 दोनों मिलकर √3 देंगे। √3 में से √3 गया 0, यानी आपका आंसर है 30 डिग्री। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -14 एंड ए बी सी इज इक्वल टू -18, देन द वैल्यू ऑफ √4a³ प्लस 4b³ प्लस 4c³ -36। हिंदी में बता दूं मैं, यदि a प्लस बी प्लस सी 4, ए बी प्लस बी प्लस सी -14, ए बी सी 18 है तो इसका मान ज्ञात करो, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, आपको फॉर्मूला पता होगा, वो होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये होता है। अब इसमें वैल्यू रख दो। देखो, a³ प्लस b³ प्लस c³। अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या निकालना है वो देखो। यदि मैं 4 सारे में से कॉमन ले लूं और अंडरूट से बाहर आपका 2 आ जाएगा, तो जो अंडरूट के अंदर बचेगा वो बचेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ -9। क्योंकि क्या है, 4 आपका सब में से कॉमन ले लिया और अंडरूट से बाहर उसके नाम का 2 आ गया, यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, a³ b³ c³ की वैल्यू निकालनी है। अब 3abc मेरे पास abc -18 है, तो 3abc कितना हो जाएगा -54, और माइनस का पहले ही है, तो यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 54 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये आपका 4 गिवन है, फिर 4 का स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी है। देखो, ये माइनस का 14 ऑलरेडी और माइनस माइनस आपका प्लस, तो आपका हो जाएगा 42, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 16 प्लस 42, यानी आपका ये आ गया 4 इंटू 58। देखो, 58 इंटू 4 में से आपको 54 घटाना है। अब इसको गुणा कर दो। देखो, 8 चौका 32 और 5 चौका 20 और 3 23, इसमें से 54 घटा दो 8, यानी 178। अब देखो, a³ प्लस b³ प्लस c³ आ गया 178। इसमें से यदि मैं 9 घटाऊंगा तो आपका आ जाएगा 169। इसका अंडरूट लेके आपका आ गया 13। अब इसका अंडरूट लेके 13 आ गया और 2 आपका गुणा में है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी आपका आंसर है 26। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड आया, फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है
shopkeeper charge rupees 1.50 to photocopy a sheet of paper and a discount of 5.5% is given on all the photocopies done after 400 sheets. How much will it cost to photocopy 800 sheets of paper? यानी कोई दुकानदार कागज की शीट की फोटोकॉपी के लिए 1.5 रुपया लेता है और 400 शीट के बाद सभी फोटोकॉपी पर 5.5% की छूट देता है, तो कागज की 800 शीट की फोटोकॉपी पर कितना खर्चा आएगा? देखो 1.5 रुपया उसका क्या मार्क प्राइस है, तो छूट भी इस पे मिलेगी। मुझे ये बताओ, देखो भाई 1.5 रुपया है, यानी 400 सीट है और 400 सीट है, मान लो भाई टोटल 800 सीट दे रखी है भाई, पहली 400 है, ये कह रहा है 1.5 रुपए की लगाया उसने, तो टोटल कितने का हो गया? तो 600 रुपए की होगी। दूसरे वाली भी कह रहा है भाई इस पे 1.5 रुपया तो लगा रहा है लेकिन डिस्काउंट दे रहा है, तो देखो अगर डिस्काउंट ना देता तो ये भी आपकी कितने की होती? 600, यानी टोटल 1200 की हो जानी थी। लेकिन अब क्या हुआ है, 5.5% का डिस्काउंट दिया गया है। अब देखो भाई जो 400 सीट है उनका मार्क प्राइस यदि मैं बोलूं 1.5 रुपया एक का, तो टोटल 600 है। अब 600 का यानी 1200 तब होती जब डिस्काउंट ना देता। अब इस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला है, देखो कितना मिला इसका 5, इसका देखो 10% की बात करूं 60, 5% कितना हो जाएगा 30, और 0.5% हो रहा है 1% 6, 0.5% 3, यानी टोटल आपको 33 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो देखो 1200 में से 33 घटा दो, ये आपका आ जाएगा 1167, यानी आपका क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स का था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 424, मतलब 442 से 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स हाइट विल बी कितनी होगी? यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 424 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई याद करो। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल, यानी 22/7। देखो जब मैंने एक क्वेश्चन देखा, भाई आपको शंकु की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो जब भी एग्जाम में आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो और आपके पास यदि टाइम नहीं है, तो आप ये देखो भाई यदि वैल्यू बिना किसी पॉइंट वगैरह के दे रखी है तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब ये 9 है और आपको ऑप्शन भी दिख रहे हैं कि पॉइंटों में नहीं है, तो ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए कि 9, 12 और 15 का एक ट्रिपलेट होता है। और आपको ऊंचाई पूछी है तो उस सिचुएशन में आप 12 ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ जाओ यदि टाइम की कमी है तो, अदरवाइज आपके पास टाइम है तो आप निकाल लो। देखो 22/7 इंटू आर 9 हो गया और एल आपको निकालना है, यानी ये लेंथ आपको निकालनी है, इज इक्वल टू, देखो अब ये हो गया 4 से 28, 7 चौक 28 और 2 30, यानी 3 7 14 और 3 17 और 7 चौक 28 और 1 29/7। अब इसको काट लो, देखो 7 से 7 गया, अब 11 पे 2 और 22 पे जा रहा है नहीं जरा, अब 11 पे देखो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 से 70 और 9 पे 30, 2 पे 15, यानी यहाँ से कट के फिर 15 आ गया आपका एल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 15 है, ये 9 है, तो तीसरी साइड आपकी आ गई 12, जो कि आपकी रिप्रेजेंट करे यहाँ पे ऊंचाई को। नेक्स्ट है, ये फिर डीआई का है। ये कह रहा है बार ग्राफ को स्टडी करो और ये कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैन एक वीक के लिए। अब ये वीक आपके डेज दे रखे हैं, प्रोडक्शन दे रखा है। अब द रेशो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैन ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को टुगेदर टू दैट ऑफ थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी इनकी आपको अनुपात निकालना है। यदि मैं हिंदी में बात करूं, ये कह रहा है भाई निम्नलिखित स्तंभ आलेख का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। स्तंभ आलेख किसी कारखाने में एक सप्ताह में दिए गए टेबल पंखों का उत्पादन दर्शाता है। मंगलवार और बुधवार को कुल टेबल पंखों का उत्पादन का गुरुवार और शुक्रवार को हुए कुल टेबल पंखों के उत्पादन से अनुपात ज्ञात करो। इनको जोड़ दो जस्ट, देखो 90 और 10 आपके 100 हो गए और 5 3 8 1 900 हो गया ये। अब इनको जोड़ दो 450 हो गया, तो कट के आ गया 2:1, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ स्कूल इज 6:7। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 3 to 8 9, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। यानी आपका जो बेसिक जो रेशो का क्वेश्चन है वो आपका गिवन है। भाई किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि कुल विद्यार्थी 3 to 8 9 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। लड़कियों की संख्या, ये कह रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:7 है, तो लड़कियों की संख्या क्या कितनी होगी? तो 7/13 गुणा
3289, ये आपका आंसर है। देखो अब यदि किसी को ये सोल्व न करना हो तो देखो कैसे करेंगे हम, या तो डिजिट सम लगा दो, या फिर यहां से देखो भाई 13 पे ये कटेगा तो आखिरी में 9 है, यानी यहाँ पे 3 है, तो 13 तिये 39 होते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये 3 पे जाएगा और 7 तिये आखिरी में 21 होगा, और एक आपका यहाँ पे, तो मतलब ये लॉजिक लगा सकते हैं, या फिर इसको इससे काट सकते हैं, या हम डिजिट सम का यूज कर सकते हैं। तो मेथड आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा मेथड वहां पे अप्लाई करते हो। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई द एवरेज ऑफ 5 numbers is 26.4, द फर्स्ट नंबर इज 1/5 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर, व्हाट इज फर्स्ट नंबर। हिंदी में यदि मैं बात करूं, हिंदी में दूसरा आ गया क्या, एवरेज, एक सेकंड में हिंदी में ढूंढ लेता हूं कौन सा क्वेश्चन है ये रहा। भाई 5 संख्याओं का औसत है वो 26.4 है, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात करो। यानी देखो एवरेज है 5 संख्याओं का 26.4, यदि मैं बोलूं भाई टोटल योग कितना होगा तो आपका इतना होगा, यानी देखो 26 × 130 और 0.4 को हम लिख सकते हैं 2/5, कट के 2 और जुड़ जाएगा, यानी आपका आ गया 132। अब कह रहा है जो पहली संख्या का सम है ना, द फर्स्ट नंबर इज 1/5 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग फॉर्म, यानी जो पहली संख्या है और आपकी जो 4 संख्याएं बच गई, इनका जो आपका है, ये कह रहा है ये 1/5 है, यानी ये यदि 1 है तो ये आपका 5 है टोटल। भाई ये 1 है, इसका जोड़ 1 है तो उनका जोड़ 5 है, और टोटल जोड़ 132 है, यानी 6 की वैल्यू 132, 1 की वैल्यू 22, और आपको वही निकालनी थी, पहला ही संख्या क्या है, तो आपका आंसर है 22। देखो टोटल तो 6 ही है, यानी 6 की वैल्यू, इनका जोड़ टोटल 132 है, 1 की वैल्यू 22 हो जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर दो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल एबीसी 90 डिग्री, AB 6, BC 8 एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC, देन AD रेशो DC कितना होगा। देखो ये भी आपका बेसिक जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की वो पूछी गई है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि कोण एबीसी 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, और BD AC के लंबवत है, यानी BD आपका वो AC पे लंब है, तो AD अनुपात DC का मान बताओ। देखो ये है भाई, B पे 90 डिग्री है ABC, अब BD आपका यहाँ है और ये 90 डिग्री है, अब आपको दे रखा है ये 6 है और ये 8 है। देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं कि जो AB बाई BC होगा वो होगा √AD/DC, यानी ये रेशो होती है AB/BC की जो रेशो है वो √AD/DC। अब AB/BC की जो रेशो है वो 6/8 है, यानी ये है 3/4। अब AD/DC होगी तो उस साइड स्क्वायर कर दो, यानी 9:16, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये वैल्यू पता होना चाहिए कि जो हमारा सर्कल है यानी वृत्त है उसमें रेडियस, पेरीमीटर और आपका एरिया, ये 2-3 आप वैल्यू याद रखो कि भाई जब रेडियस 7 होती है ये 44 होता है और ये 157 होता है। जब रेडियस 2 गुना यानी 14 होगी तो ये 2 गुना 88 हो जाए, और एरिया 4 गुना हो जाएगा यानी 616। अब आपको यही गिवन है, यदि आपको पता है कि 88 होती है तो एरिया 616 होता है और रेडियस 14 होती है, तो आपको देखा परिमाप 88 है तो 88 है तो आपको एरिया पूछा है यानी 616, ये आप निकाल लो। भाई देखो ये आप बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है, 2πr है वो 88 है, यानी परिमाप सर्कल का होता है। अब 2 गुणा 22/7 गुणा r इज इक्वल टू 88, 2 गुणा 22 यानी 44 पे 2 गया तो फिर आपका 7 उस साइड गया यानी रेडियस आ गई 14, तो अब एरिया निकाल लो πr²। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इन द सेम प्लेन अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR इज ड्रॉन टू द सर्कल द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR। यानी क्या कह रहा है ये कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से उसी समतल में वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती हैं तो चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई ये आपका एक वृत्त दे रखा है। अब कह रहा है यहाँ पे एक बिंदु है P, उससे भाई PQ यानी ये Q हो गया, अब ये R हो गया। अब ये कह रहा है ये आपका केंद्र है O। अब जब मैं इसको मिलाऊंगा तो आपको क्षेत्रफल बताना है किसका, PQOR। देखो इसको यहां से मिला दो और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहां से मैं जितने भी टेंजेंट आपके डालूंगा उनकी लेंथ बराबर होगी। यानी बाह्य किसी बिंदु से सर्कल पे मैं टेंजेंट डालूंगा तो उनकी लेंथ बराबर होगी, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। अब यहाँ पे देखो और ये वाला कोण 90 डिग्री होगा और ये वाली आपकी रेडियस है, ये दोनों में कॉमन है। यानी जो दोनों आपकी जो ट्रायंगल बनेंगी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, वो सर्वांग सम होंगी यानी कॉन्ग्रुएंट होंगी। यदि मैं बात करूं इंग्लिश की, कॉन्ग्रुएंट होंगे और हिंदी में सर्वांग सम होंगी। यानी जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा और दोनों का एरिया यानी किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 गुणा कर दो और ये ट्रायंगल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। देखो ये कह रहा है ये आपको 15 गिवन है और रेडियस 9 है, तो 9, 12 और 15 एक ट्रिपलेट होते हैं, ये 12 हो गया। तो जो इसका एरिया होगा देखो एक ट्रायंगल का होगा 1/2 गुणा एरिया ऑफ बेस, यानी 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, तो 2 छिके तो 9 छिके 54 और दोनों की बात करेगा तो 108। या फिर आपको पता है कि 2 गुणा करना है मुझे, 2 वैसे ही कट जाएगा तो डायरेक्ट इनकी गुणा कर दो, 12 निमा 108। नेक्स्ट है ये कह रहा है A² + 49 B² + C² + 18 इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट 28B - C - A देन द वैल्यू ऑफ A + 7B - C। यानी A² जमा 49 B² जमा C² इतना है तो इसका मान याद कीजिए। बस हिंदी में डिफरेंस है, वैल्यू की जगह मान निकालना है। मैंने बताया था जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखे तो इसको इस साइड लेके चले जाओ। तो A² + 49 B² + C² + 18 माइनस देखो 28 है तो 56 भी आ जाएगा। अब प्लस 2C आ जाएगा प्लस 2A आ जाएगा इज इक्वल टू आपका आ गया 0। अब यहाँ पे देखो अब आपको निकालनी है A, B और C की वैल्यू। तो मैंने बताया था A की वैल्यू हो जाएगी -1/2 कोफिशिएंट ऑफ A बटे कोफिशिएंट ऑफ A²। A का कोफिशिएंट कितना है 2, A² का कितना है 1। B की वैल्यू हो जाएगी -1/2 कोफिशिएंट ऑफ B जो कि आपका है -56 बाई कोफिशिएंट ऑफ B² जो कि आपका है 49। ऐसे ही C की वैल्यू हो जाएगी -1/2 कोफिशिएंट ऑफ C जो कि 2 है, कोफिशिएंट ऑफ C² जो कि 1 है। यहाँ से देखो A की वैल्यू आ गई -1, C की भी वैल्यू आ गई -1 और जो B है देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 पे आपका आ गया 28 और 7 7 49 7 चौक 28। B की आ गई 4/7। अब इसमें वैल्यू रख दो, देखो A की जगह मैंने -1 रख दिया प्लस 7 इंटू B की जगह 4/7 रख दिया माइनस C। देखो -C है, C की वैल्यू -1 है और माइनस और हो जाएगा तो +1 हो जाएगी। और देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये, तो आपका आंसर बच जाएगा 4। नेक्स्ट है ये कह रहा है PQ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days and 15 days respectively. If they work together for 3 days, then in how many days will the remaining work be completed by Q alone? यानी P और Q किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं तो अकेले Q द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो P और Q है, ये 9 दिन में, ये 15 दिन में, एलसीएम ले लो 45, 9 पंजे 45, 15 तिये 45, ये एक दिन का काम आ गया। अब उन्होंने एक दिन में काम किया 8, 3 दिन में कितना काम करेंगे 24, तो 45 में से 24 काम हो गया, बच गया कितना 21। ये कह रहा करेगा क्यू का एक दिन का काम 3 है, कितने दिन में करेगा 7 दिन में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5 इज 274 व्हाट इज 20% ऑफ द नंबर। यानी एक संख्या और इसके 3/5वें भाग के मध्य अंतर 274 है, उस संख्या का 20% ज्ञात करो। देखो ये कह रहा है
डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 3/5, यानी 3/5 की बात कही गई है। देखो भाई मान लो वो संख्या 5 है टोटल, अब इसका 3/5 यानी 3/5 इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कह रहा है इनके बीच में जो डिफरेंस है यानी जो 2 है उसकी वैल्यू 274 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे 2, 137। अब कह रहा है 20% ऑफ नंबर, यहाँ पे देखो टोटल नंबर हमने 5 माना था, तो 5 की वैल्यू गुणा 5 हो जाएगी, और इसका 20% यानी 1/5, तो फिर 5 कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 137। नेक्स्ट है, ये कह रहा है when a number m is divided by 7 the remainder is 6, what is the remainder if the square of m is divided by 7, यानी एक संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। देखो जब भी ऐसा हो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, भाई m है इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 होगा, अब इस संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आपका रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, जो आपका शेष है उसका ही स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 को 7 से डिवाइड करूंगा मैं तो आपका कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा, तो यही आपका आंसर है। जैसे 9 है, अब मैं बात करूं यहाँ पे इसको डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है, तो 5 एकम 5, कितना शेष बचा 4। अब यदि मैं कहूं कि 9 का जो स्क्वायर है उसको डिवाइड करो, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 को 5 पे डिवाइड करूंगा 16 पंजे 80, 1 बच गया आपका। अब ये देखो इसकी बजाय क्या करो, जो 4 है इसका स्क्वायर आपका 16 आ गया, इसको 5 से डिवाइड करो तभी रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, यानी आप चाहे ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, तो आपका शेषफल आ जाएगा 1। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ x की 8 माइनस 2599 x की 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, यहाँ पे मुझे कह दी पॉजिटिव वैल्यू, यानी जो आंसर है पॉजिटिव में आएगा। यदि मैं इसकी बात करूं, देखो हिंदी में है, यदि x की 8 माइनस 2599 x की 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस 1/x का धनात्मक मान ज्ञात करो, यानी देखो x की 8 अब माइनस 2599 x की 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देखो इसमें क्या करो, अब इसको x की 4 से डिवाइड कर दो और 2599 को उस साइड लेके जाओ, यानी x की 4 प्लस 1/x की 4, तो 2599 आपका बच गया। अब देखो अब एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र पे आएंगे, देखो नीचे यदि हम प्लस में आ रहे हैं तो जो संख्या है उसमें 2 जोड़ के एक्चुअली जुड़ता है 2ab, लेकिन यहाँ पे ab जब काटूंगा मैं आपका तो वो बराबर है तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट 2 जोड़ दो और उसका अंडरूट ले लो, यानी ये आपकी आ जाएगी 2601 का अंडरूट, और जो कि आपका 51 का स्क्वायर। अब देखो मुझे x माइनस 1/x में आना है, अब नीचे मुझे प्लस से माइनस में आना है तो -2 करके अंडरूट ले लो, तो 49 और इसका अंडरूट होता है 7, यानी आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ सीकेंट थीटा मतलब 90 माइनस 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू √2 है तो इसकी वैल्यू बतानी है, इंग्लिश में भी यही रहेगा। इफ सीकेंट यदि सीकेंट इतना है तो 0 से 90 के बीच में, तो 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान बताओ। देखो जब भी सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √2 के बराबर है, और सीकेंट थीटा √2 पे आपका कब होता है, यानी ये होता है आपका सीकेंट ऑफ 45 डिग्री, यानी सीकेंट ऑफ ये इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 45, कहने का मतलब है जो वो थीटा है उसका वैल्यू भी आपका 45 है, यानी 90 माइनस 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 45, इस साइड 45 बच गया, 3 थीटा बाई 2, 3 पे 15 और 15 दूनी 30, यानी थीटा आ गया 30। अब 2 इंटू साइन 30, साइन 30 आपका हो गया 1/2 प्लस 4 इंटू कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, इससे ये गया 2 दूनी 4 और 2 और 1 3, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ 60,000 एट रेट ऑफ 8% पर एनम इज 9984, यानी कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 9,984 रुपए मिलेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, भाई ये 60,000 है, अब इसका 8% आपसे बात की गई है तो इसके लगभग नजदीक जाओ,
नजदीक आप कितने सालों में देखो, अब बात करेगा पहले साल में इसका 10% 48 हो गया, फिर 48 हो गया, यानी 96 हो गया। अब मेरा जो डिफरेंस है वो ब्याज पे ब्याज होगा, तो आंख बंद करके आप 2 साल लगा दो। तो देखो अब इसका लेंगे हम 4800 का 8%, 2 जीरो कट जाएंगे तो 8 64 6 और 800 का 32 और 6 38, यानी 9600 में 384 जोड़ूंगा तो आपका 9984 आएगा। नेक्स्ट है, आपको वैल्यू बतानी है। देखो इसकी वैल्यू बतानी है, इंग्लिश में कहूँ तो इसका मान बताना है। ये है 80/20 माइनस 13/8 ऑफ 13/8 ऑफ। अब इसको सोल्व करो, देखो 13 एकम 13 माइनस 3 दूनी 6, यानी इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, यानी 13 एकम 13 माइनस 6, यानी 7/13 प्लस ये देखो 1/8 है, अब भाग में तो पलट के लिख दो 7/3 हो गया, प्लस 10 दूनी 20, 20 में से 3 गया 17/10। अब ये देखो 13 से 13 गया, 7/8 आ गया। अब यहाँ पे देखो, सॉरी ये आपका क्या था, 39 आएगा। देखो 13 एकम 13, 13 में से 6 गया 7, और नीचे इन दोनों की गुणा यानी 39। अब 13 3 39 आ गया, नीचे देखो 7/24 यहाँ हो गया, 7/24 ये कट गया। अब 86/20 यहाँ है, 17/10 यहाँ है, तो इसको यदि मैं लिखूं तो 34/20 लिख दूंगा ताकि मेरा बेस सेम हो जाए। तो 86 में यदि मैं 34 जोड़ूंगा तो आपका हो जाएगा 120, 120/20 आपका कट के आ जाएगा 6। नेक्स्ट है, फिर आपका डी आई है कोई, कह रहा है द रेशो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय कंपनी पी फ्रॉम 15 से 19, यानी पी है आपका देखो 80 70 80 100 120, और एवरेज प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय कंपनी आर, आर है आपकी 50 70 65 90 और 110, यानी इसको रेशो बतानी है औसत। देखो जब भी बात करें वो बराबर ईयर की तो आप एवरेज मत निकालो, टोटल का जो रेशो आएगा वही आपका एवरेज का औसत आएगा, क्योंकि जब औसत निकालेंगे तो बटे में उतनी ही संख्या लेंगे जो इसमें होगी, और जब रेशो की बात की गई तो वो उससे कट जाएगी। इंग्लिश में यदि मैं बात, हिंदी में बात करूं तो दिया आपको बार ग्राफ है। अब कंपनी पी द्वारा 2015 से 2019 तक किए जाने वाले चीनी का औसत उत्पादन का कंपनी आर द्वारा वर्ष 15 से 19 तक किए जाने वाले चीनी के औसत उत्पादन का अनुपात ज्ञात करो। तो जोड़ लो, पहले इनको जोड़ो 150 और 80 यानी 230, और आपका 230 और 100 330, 330 में 120 जोड़ेंगे तो यानी आपका आ जाएगा 450। देखो ये आपका आ गया 450। अनुपात आपको बताना, देखो इनको जोड़ो, अब 70 और 50 आपका 120, 120 और आपका ये आ गया 100, यानी 220 और 90 310 और 65 375। इनको काट दो, देखो 5 पे 90 हो गया, और 5 पे 5 था 35, 5 25, अब इसको 15 पे काट दो, 15 छिके 90, 15 पंजे 75, यानी जो आपका आंसर है वो 6:5। देखो अब ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा 3 है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यानी यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाई इतना 3 है तो साइन की 4 माइनस कोस की 4 का मान ज्ञात करो। साइन की 4 माइनस कोस की 4, यदि मैं बात करूं ये ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो 1 हो जाएगा, इनटू आपका जो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन की 4 माइनस कोस की 4 का मान वही होगा जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होगा। अब यहाँ पे यदि मैं इसको रैशनलाइजेशन करूंगा तो 3 के नीचे 1 लगा लो, तो यहाँ से रैशनलाइज करूंगा तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो जब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो इसको रैशनलाइजेशन करते हैं तो आपका a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। अब यदि आपका ऐसे गिवन है a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी, जब इसको रैशनलाइजेशन करूंगा तो आपका बच जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई माइनस सी प्लस डी, क्योंकि देखो इसको मैं ऊपर जोड़ूंगा तो 2a बचेगा, इसको मैं नीचे घटाऊंगा तो आपका 2b बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी a बाई बी बचेगा नेट रिजल्ट। तो ऐसे ही यहाँ साइन थीटा बाई कोस थीटा बचेगा यानी टेन थीटा,
और वो बराबर हो जाएगा 3 + 1 4 बटे 3 - 1 2, यानी 4/2 या फिर 2। अब टेंजेंट थीटा है, इसको 2/1 है, तो इसकी वैल्यू होगी √5। यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से देखो अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा निकालना। अब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4/5 माइनस वो हो जाएगा 1/5, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a shopkeeper bought 840 kg of rice. A part of it was sold at 25% profit and the remaining at 10% lost, and on the whole the profit was 15%. What was the quantity of rice which was sold at 10% loss? यानी कोई दुकानदार 840 केजी चावल खरीदता है, उसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर शेष 10% हानि पर बेचता है और उसको पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है, तो 10% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा याद करो। यानी आपको ये क्वेश्चन देखते ही एलिगेशन ध्यान आना चाहिए। भाई देखो पहले पार्ट पे उसको 25% प्रॉफिट है, जो सेकंड पार्ट है उस पर 10% लॉस है, और जो टोटल है वो 15% प्रॉफिट है। तो इनका जब हम डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे जो रेशो बनेगी वो आपकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। भाई कितनी मात्रा थी, अब देखो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटेगी, इसमें से ये घट रहा है तो इसमें से ये घटेगा। देखो 25 में से 15 गई, आपका 10 आ गया। अब 15 माइनस ऑफ -10 यानी आपका 25 आ गया, तो 5 5 25 5 दूनी 10, यानी जो क्वांटिटी होगी वो 5:2 में होगी। अब टोटल 7 है, 5:2, और 7 की वैल्यू 840 है, 1 की वैल्यू 120। अब पूछा क्या है, जो 10% लॉस पे, तो इसको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी क्वांटिटी 2, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 200, आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a man walking at the rate of 4 km/h crossed a tunnel in 18 minutes. What is the length of the tunnel in meter? यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक सुरंग को 18 मिनट में पार कर सकता है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। देखो दूरी यानी लेंथ, लंबाई क्या होती है आपकी, चाल गुणा समय। देखो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है मिनट में, और ये बतानी है मीटर में, तो आपको पता होगा कि चाल को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी देखो आपकी डिस्टेंस है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड आपकी यानी चाल दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर में बतानी है, तो 4 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 4000 मीटर। अब प्रति घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, यानी 4000 मीटर जाता है वो 60 मिनट में, 18 मिनट में कितने जाएगा, तो गुना 18, यानी ये चाल आ गई और ये आपका समय हो गया। देखो कर लो सॉल्व इसको, इससे ये गया 6 और 400 दिए 1200। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इट्स एरिया इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस। यानी ये कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, उसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करो। यानी देखो एक ट्रायंगल आपकी, अब ये कह रहा है भाई जो आधार के बेस की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई से, देखो, और ऑप्शन में पूछा है लेंथ ऑफ इट्स बेस, यानी ये मान लो x है, तो जब ये से 3 कम है तो इससे 3 ज्यादा होगी, और इसका एरिया यदि मैं बात करूं तो 1/2 गुणा x इंटू x + 3, ये आपको दे रखा है 104, यानी x इंटू x + 3 होगा 208। अब कोई संख्या और उसका 3 जोड़ें तो आपका आंसर आखिरी में 8 आना चाहिए। अब पहले ऑप्शन में गया मैं 11, 11 में 3 जोड़ूंगा 4, आखिरी डिजिट छोड़ दो इसको, 12 में 3 15, 8 नहीं आएगा छोड़ दो, 14 में 3 17, यानी 14 इंटू 17, देखो 7 चौक 28, एक बार ट्राई कर लो भाई आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो अब 17 चौके 68, 8 और 17 एकम 17 और 8, यानी आपका ये 200 से ज्यादा गया, इसको भूल जाओ। अब आपका आंसर आखिरी में बचा है 13, देखो 13 गुणा 16, अब 16 3 48 और 16 एकम 16 और 4 20, यानी आपका आंसर। नेक्स्ट है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बार ग्राफ दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास ABCD स्कूल में, अब द नंबर ऑफ टीचर अलॉटेड टू ईच क्लास दे रखा है। अब कह रहा है विच क्लास हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, यानी यहाँ पे देखो ये बॉयज हैं, ये गर्ल हैं, ये टीचर हैं और ये प्रोमोटेड है, प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, यानी जो पास हो गई, और आपसे पूछा है फेल का। यानी देखो पहला जो बेसिक मेथड है वो ये कहेगा भाई टोटल में से जो प्रमोट हुए हैं वो घटा दो, बच गया जो फेल हो गए हैं वो रह गए, अब वो परसेंटेज निकालो। लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, एक बार हिंदी में और देख लो। दिया गया स्तंभ आलेख एक स्कूल की कक्षाओं ABCD के लड़कों और लड़कियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा को आवंटित शिक्षकों की संख्या और अगली संख्या में पदोन्नत विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता कि किस संख्या में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत उच्चतम था। देखो
अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, ये आपको पूछ रहा है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट। मुझे बताओ, देखो फेल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मैं कहूँ भाई पास कितने हुए हैं टोटल में से, जिसमें भी सबसे कम पास हुए हैं उसी क्लास में सबसे ज्यादा फेल हुए, हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखो ये 43 इसमें पास हुआ है, टोटल थे आपके, देखो 43 पास हुए हैं किसमें से, आपका है 58 में से, इनको जोड़ दो। अब यहाँ पे 45 आपके पास हुए हैं किसमें से, 65 में से। इसमें 58 पास हुए हैं किसमें से, 62 में से। यहाँ 61 पास हुए हैं किसमें से, 67 में से। अब आपको निकालनी है कि भाई जो पास है वो सबसे कम किसमें हुए, यानी इसमें सबसे कम कौन है। तो 4 है, आपको सबसे कम निकालनी है। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो, सबसे ज्यादा डिफरेंस देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसमें है, यानी ऊपर नीचे और ऊपर में जो डिफरेंस, यानी ऊपर वाला जितना ज्यादा डिफरेंस यानी जितना ज्यादा छोटा होगा वो वैल्यू उतनी छोटी होगी। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे ये 15 का है, यहाँ पे देखोगे लगभग 20 का है। और ये वैल्यू कम कब होगी, जब ऊपर वाला कम हो और नीचे वाला आपका ज्यादा हो। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, ये आपका 4 का ही है, यहाँ पे 6 का ही है। तो जो बड़े डिफरेंस है उनको भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो ये 15 का डिफरेंस है, ये 20 का डिफरेंस है। तो इन दोनों की यदि मैं बात करूं, देखो यहाँ इससे न्यूमिनेटर 2 ज्यादा है और डिनोमिनेटर में आपका कितना बढ़ गया, ये आपका बढ़ गया 7। यानी मैं इन दोनों को जब कंपेयर करूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये न्यूमिनेटर सिर्फ 2 ही बड़ा है और ये आपका डिनोमिनेटर है वो आपका 7 बड़ा है। और ये 43 है वो 58 है, यानी 58 में आपका कुछ वैल्यू बढ़ी, यानी परसेंटेज की यदि मैं बात करूंगा तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगी। तो इसमें जो सबसे कम वैल्यू होगी वो आपकी होगी 45/65 और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बी में। तो यानी बी में आपके पास सबसे कम हुए हैं तो फेल सबसे ज्यादा होंगे। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।